हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनएमआर की मैराथन में पढ़ेंगे। इसमें हम क्वेश्चन सीरीज भी पढ़ेंगे, किस किस टाइप्स के क्वेश्चंस जो हैं आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, उनकी हम एक क्लियर एक्सप्लेनेशन भी बताएंगे आपको, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है एंड किस तरह से आपको उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन तक आप अप्रोच कर सकते हो, वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, लेकिन हम बच्चों के डिमांड्स है कि एक ही लेक्चर में आप कंप्लीट कर दीजिए पूरी एनएमआर को, तो वो थोड़ा पॉसिबल नहीं है, इतनी बड़ी एनएमआर होती है। तो हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में सब हम पढ़ा दें। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ठीक है, सबसे पहले ये बताओ कि एनएमआर क्या होता है। एनएमआर एज नाम इंडिकेट, नेम जैसे क्या इंडिकेट करता है, एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, यानी कोई भी एक्टिव न्यूक्लियस हो, जो भी एक्टिव न्यूक्लियस होगा वही एनएमआर सिग्नल देगा। ठीक है, इसमें क्या है, एनएमआर यानी न्यूक्लियस मैग्नेटिक रेजोनेंस, यानी यहाँ पर न्यूक्लियस सारे काम करेगा। जैसे हम जितने भी ट्रांजिशंस करते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है अपना ट्रांजिशन करते हैं, बट इसमें क्या होगा, जो न्यूक्लियस होगा वो ट्रांजिशन करेगा और उस न्यूक्लियस के ट्रांजिशन में से हमें क्या मिलेगा, सिग्नल मिलेगा। और सिग्नल वही देगा जो क्या होगा, हमारे पास एक्टिव न्यूक्लियस होगा। हम बात कर रहे हैं किसी भी न्यूक्लियस के, तो वो हमारे पास कोई भी न्यूक्लियस हो सकता है। जो एक्टिव न्यूक्लियस होगा वो क्या देगा, हमें सिग्नल देगा। उसको हम बोलेंगे एनएमआर एक्टिव, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, एनएमआर एक्टिव। जबकि आपके सिलेबस में क्या है, पीएमआर यानी प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस में क्या होगा, प्रोटॉन जो होगा वो एक्टिव होगा, यानी प्रोटॉन को हम क्या कंसीडर करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। कोई भी स्पीसीज हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज जो हाइड्रोजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। तो न्यूक्लियस को भी हम प्रोटॉन ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है वो भी पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसलिए आपके सिलेबस में क्या है, पीएमआर यानी प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस। इसमें क्या होगा, आपका जो प्रोटॉन है वो एक्टिव होगा। नहीं, प्रोटॉन हमारा कौन सा है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस भी तो क्या होता है, प्रोटॉन की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसको पीएमआर भी बोला जाता है, क्योंकि हम हाइड्रोजन का पढ़ेंगे इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पीएमआर बोला जाता है। इसलिए जितने भी हाइड्रोजन होंगे, देखो कोई भी हमारे पास एटम्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन कोई भी एटम्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अगर वो न्यूक्लियस एक्टिव होगा तो वो क्या देगा, सिग्नल देगा। तो यही हम कहानी पढ़ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे किसकी पढ़ेंगे, हाइड्रोजन की पढ़ेंगे। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया है, पीएमआर। यानी हाइड्रोजन भी तो एक एटम है, इसके अंदर भी तो न्यूक्लियस होगा, वो न्यूक्लियस भी तो क्या होगा, एक्टिव होगा, और वही क्या देगा, सिग्नल देगा। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से हमारे एक्टिव होते हैं, कौन से हमारे इनएक्टिव होते हैं। बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे इसको, क्योंकि हमें एक ही लेक्चर में सब कुछ कंप्लीट करना है। तो एक्टिव वही होते हैं, या तो उसका मास नंबर, या फिर उसका एटॉमिक नंबर, या तो उसका मास नंबर या फिर उसका एटॉमिक नंबर। दोनों में से क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। ये ऑड हो सकता है, ये भी ऑड हो सकता है, दोनों ऑड हो सकते हैं, मतलब दोनों ही ऑड हो सकते हैं। लेकिन अगर एक ऑड होगा तब भी वो क्या होगा, एनएमआर एक्टिव होगा। तो बेसिकली आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कोई भी अगर एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियस होता है तो उन दोनों में से एक चीज आपकी क्या होना चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मान लो इवन हो जाता है तो भी आपका क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा वो न्यूक्लियस। यानी उसकी जो आई की वैल्यू, न्यूक्लियस स्पिन वैल्यू जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 0, और वो 0 हो जाती है इवन एटॉमिक नंबर के लिए। तो मैंने आपको बताया है कि एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियस वही होता है जिसका दोनों में से एक ऑड होना चाहिए। एटॉमिक नंबर हो चाहे मास नंबर हो, दोनों में से क्या होना चाहिए, एक ऑड होना चाहिए। तो एटॉमिक मास है, जैसे हमने मास नंबर ले लिया, इसको हमने ऑड ले लिया है, ये हमारा इवन नहीं है। जैसे हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं ऐसा, जिसमें एटॉमिक नंबर क्या होता है, हमारा ऑड होता है। एटॉमिक नंबर हमारे पास नाइट्रोजन को ले लो, नाइट्रोजन क्या होती है, 7, 14 होती है। 7 इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसका ऑड होता है। 14 इसका क्या है, मास नंबर, दैट इज इवन होता है। ये भी एक्टिव रहेगा, क्योंकि मैंने कहा है कंडीशन ये है कि एक दोनों में से एक क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। दोनों में से एक भी ऑड होगा तो भी काम चलेगा, लेकिन अगर दोनों ही ऑड होते हैं तो भी हमारे पास काम चले जाएगा। ये भी ऑड हो हमारे पास, ठीक है, और ये भी ऑड हो, तो दोनों ही हमारे पास क्या होंगे, एक्टिव हो जाएंगे। तो दोनों ही हमारे पास अगर होंगे तो भी हमारे पास क्या होंगे, एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन अगर दोनों इवन हो जाते हैं, ये भी इवन है हमारे पास, ये भी इवन होता है, तो उसमें आई की वैल्यू हो जाती है 0। जैसे हमारे पास ऑक्सीजन एटम 8 और 16। तो आपको समझ में आ रहा है एक्टिव कौन सा होगा, एक्टिव वही होगा जिसमें दोनों में से क्या होगा, एक हमारे पास क्या होगा, ऑड होगा। अगर दोनों इवन हो जाता है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों ही हमारे पास इवन हो जाएंगे। अगर ये भी हमारा इवन हो जाएगा, ये भी इवन हो जाएगा, तो उसकी आई की वैल्यू 0, यानी न्यूक्लियस स्पिन वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर न्यूक्लियस स्पिन वैल्यू किसी की भी 0 हो जाती है तो वो एनएमआर इनएक्टिव हो जाएगा। यानी जैसे हमारे पास ऑक्सीजन 8 है और 16 इसका क्या है, मास नंबर, 8 इसका एटॉमिक नंबर है, तो ये एक एनएमआर इनएक्टिव न्यूक्लियस है, कभी भी ऑक्सीजन अपना सिग्नल नहीं देता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कौन से एक्टिव होंगे, कौन से इनएक्टिव होंगे। अब हम बात पढ़ेंगे कि कौन से हमारे एनएमआर सिग्नल देंगे और कौन से नहीं देंगे, और कौन से इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होंगे और कौन से नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होंगे हमारे। ठीक है, इसके लिए भी हम पढ़ाएंगे आपको कि कौन से इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होंगे, कौन से हमारे नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होंगे। तो बात आती है हमारे इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स की
कि इक्विवेलेंट प्रोटॉन हमारे कौन से होंगे। इक्विवेलेंट प्रोटॉन, मेरी बात ध्यान सुनो, मैं आपको बाय एग्जांपल बताऊंगी जिससे आपको क्लैरिटी होती रहेगी। ये बात हमेशा याद रखो, जो भी इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं, इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स वो प्रोटॉन्स होते हैं जिनका एनवायरनमेंट बिल्कुल सेम होता है, यानी भाई भाई होते हैं आपस में, ठीक है। तो इक्विवेलेंट प्रोटॉन वो होते हैं जिनका क्या होता है, सेम एनवायरनमेंट होता है। जिनका एनवायरनमेंट सेम होता है वो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं, वो सेम प्रोटॉन होते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, CH3 है, ऑक्सीजन और CH3 है। अब ये वाले प्रोटॉन देखो और ये वाले प्रोटॉन देखो। पहली बात हम क्या पढ़ रहे हैं, पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं। तो पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें प्रोटॉन देखना है। प्रोटॉन क्योंकि हमारा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को देखना है कि कौन हाइड्रोजन जहां पर भी एक्टिव होगा वहीं पे क्या देगा, सिग्नल देगा। अब हाइड्रोजन जो हमने न्यूक्लियस को कंसिडर किया है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या है, एक्टिव है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर क्या है, ऑड है, इसलिए हाइड्रोजन हम पढ़ रहे हैं, पीएमआर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो 3 प्रोटॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, 3 प्रोटॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो टोटल कितने हुए, 6 प्रोटॉन हुए, और ये बिल्कुल सेम टाइप के हैं, क्योंकि इसको देखो, ये 3 प्रोटॉन किससे अटैच है, कार्बन से अटैच है, और उसके सराउंडिंग में भी क्या है, ऑक्सीजन एटम है। ये 3 प्रोटॉन हमारे पास है और ये 3 प्रोटॉन हमारे पास है। इन 3 प्रोटॉन भी किससे अटैच है, कार्बन से अटैच है, और नेक्स्ट एटम भी क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन एटम। तो ये 6 के 6 प्रोटॉन क्या हो गए, आपस में इक्विवेलेंट हो गए, क्योंकि इनका एनवायरनमेंट सेम है। ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन, जो ये वाले तीनों हाइड्रोजन कार्बन से अटैच है, ये वाले तीनों हाइड्रोजन कार्बन से अटैच है। आगे में इनके सराउंडिंग में क्या, ऑक्सीजन एटम, इसके सराउंडिंग में क्या, ऑक्सीजन एटम। तो 6 के 6 प्रोटॉन हमारे क्या हो जाते हैं, इक्विवेलेंट प्रोटॉन हो जाएंगे। अब दूसरा एग्जांपल बताती हूँ आपको। जैसे CH3 हमारे पास हो गया है, CH3 CH2 हो गया है, Br हमारे पास हो गया। अब देखो ध्यान से, जो ये CH2 वाले प्रोटॉन है और ये CH3 वाले प्रोटॉन, सारे दोनों आपस में क्या है, नॉन इक्विवेलेंट है, क्योंकि ये 3 प्रोटॉन जो है कार्बन से अटैच है, और ये 2 हाइड्रोजन जो हमारे पास, ये भी कार्बन से अटैच। बट यू हैव टू रिमेंबर हमेशा, इधर इन 2 प्रोटॉन के साइड में क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दैट इज ब्रोमीन प्रेजेंट है, और इन 3 प्रोटॉन के सामने क्या है, कार्बन एटम है, इनके सामने क्या है, कार्बन एटम से अटैच। अगर मैं इसको आपको खोल के दिखाऊं तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कैसे इनका एनवायरनमेंट अलग अलग है। ये 2 हाइड्रोजन हो जाते हैं हमारे, ये दोनों हाइड्रोजन हो गए हैं, और ये ब्रोमीन हो गया। मतलब इस ब्रोमीन के सराउंडिंग में है ये 2 हाइड्रोजन, मतलब ये 2 हाइड्रोजन जो है इनके सराउंडिंग में, इन 2 हाइड्रोजन के सराउंडिंग में ब्रोमीन है, लेकिन इन 3 हाइड्रोजन के सराउंडिंग में कोई ब्रोमीन एटम प्रेजेंट नहीं है। इसलिए ये 3 हाइड्रोजन और ये दोनों हाइड्रोजन दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, नॉन इक्विवेलेंट, यानी दोनों हाइड्रोजन तो आपस में भाई भाई हैं, क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन तो आपस में इक्विवेलेंट है, क्योंकि इनका एनवायरनमेंट सेम है। इसके साइड में क्या है, ब्रोमीन, इसके साइड में ब्रोमीन है, तो ये दोनों हाइड्रोजन तो आपस में इक्विवेलेंट हो गए भैया। लेकिन जो ये 3 हाइड्रोजन हैं, ये भी आपस में इक्विवेलेंट हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन तीनों कार्बन से अटैच होती हैं, प्लस इनके सामने क्या होती है, कार्बन एटम। तो ये तीनों हाइड्रोजन तो आपस में इक्विवेलेंट हैं, लेकिन ये 3 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन आपस में नॉन इक्विवेलेंट हैं, क्योंकि इनका एनवायरनमेंट और इनका एनवायरनमेंट डिफरेंट है। तो यहाँ पर 3 और 2 का रेशियो आ जाएगा हमारे पास प्रोटॉन्स का। तो ये हो गया हमारे पास इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। जिनका एनवायरनमेंट सेम होता है वो इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं, जिनका एनवायरनमेंट क्या होता है, डिफरेंट होता है, वो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ एनिसोटोपिक प्रोटॉन्स की पहचान बता देते हैं। एनिसोटोपिक प्रोटॉन्स कौन से होते हैं, देखो जैसे हमारे पास ये ग्रुप लगा हुआ है, कोई भी ब्रोमीन है हमारे पास, यहाँ पे कोई R ग्रुप प्रेजेंट है, और यहाँ पर हमारे पास कोई भी सपोज क्लोरीन प्रेजेंट है। तो ये जो हमारे पास प्रोटॉन है, दिस इज योर एनिसोटोपिक प्रोटॉन। वो प्रोटॉन्स जो किसी भी कायरल सेंटर में प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, एनिसोटोपिक प्रोटॉन्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कायरल सेंटर है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, 4 डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है। जहाँ पर 4 डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वहाँ क्या होता है, हमारे पास कायरल सेंटर होता है। कायरल सेंटर इसको बोल सकते हो, और एसिमेट्रिक सेंटर बोल सकते हो। तो इस प्रोटॉन को क्या बोलोगे, ये एनिसोमेरिक प्रॉपर्टी शो करेगा, एनिसोमर हो जाएगा ये, क्योंकि मिरर इमेज देगा, ये सुपर इम्पोजेबल नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज देगा। तो आपको अगर एनिसोमर की प्रॉपर्टी नहीं पता है, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। वो प्रोटॉन्स अटैच टू अ पर्टिकुलर कायरल सेंटर, उसको एनिसोटोपिक प्रोटॉन कहा जाएगा, क्योंकि वो एनिसोमर है। कोई भी स्पीसीज हो जो एनिसोमर है, उस स्पीसीज के अंदर अगर कोई हाइड्रोजन है तो वो हो जाएगा एनिसोटोपिक हाइड्रोजन। कोई भी स्पीसीज है, कोई भी कंपाउंड है, अगर वो डायस्टीरियोमर है तो उसमें जो प्रोटॉन होंगे दैट विल बी डायस्टीरियोटोपिक हो जाएंगे। तो ये क्या है, एक कायरल सेंटर है, जिस कायरल सेंटर पे या एसिमेट्रिक सेंटर पे जो प्रोटॉन प्रेजेंट होगा दैट विल बी क्या हो जाएगा, एनिसोटोपिक प्रोटॉन हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एनिसोटोपिक प्रोटॉन हो जाएगा। तो एनिसोटोपिक प्रोटॉन जो होता है, एनएमआर उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है, इसलिए इनका सिग्नल हमेशा सेम आता है। अगर हमारे पास 2 हाइड्रोजन होंगे तो भी उनका क्या आएगा, एक ही सिग्नल हमारे पास आएगा, तो भी उनका क्या आएगा, हमारे पास एक ही सिग्नल आएगा।
अगर 2 होंगे 3 होंगे तब भी हमारे पास क्या होगा, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता है। इसलिए एनिसोटोपिक प्रोटॉन्स जो होते हैं वो सिर्फ एक ही सिग्नल देते हैं। अब उसमें 10 हो 12 हो कितने एनिसोटोपिक प्रोटॉन हो, उनका सिग्नल हमेशा 1 आता है, क्योंकि जो एनएमआर की मशीन होती है वो एनिसोटोपिक प्रोटॉन को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती है, इसलिए उनका सिग्नल हमेशा 1 ही आता है। ये समझ में आ गई आपको बात, एनिसोटोपिक प्रोटॉन्स की बात समझ में आ गई है। अब उसके बाद से देखेंगे हम कि जो हमारे पास स्पेक्ट्रम होता है उसमें सिग्नल कैसे ऑब्टेन्ड होता है। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। देखो जैसे हमारे पास कोई भी न्यूक्लियस है, ठीक है, वो न्यूक्लियस भी तो क्या करता है, स्पिन करता है अराउंड इट्स ऑन एक्सिस, अपनी एक्सिस के अराउंड। जैसे मैंने बात की है हमारे पास क्या एक न्यूक्लियस है, देखो हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस की, हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस जो होता है वो भी तो स्पिन करता है अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। तो अपने एक्सिस के अराउंड जब वो क्या करता है, रोटेट करता है, तो उससे भी क्या होता है, स्पिन मोशन आता है। और जब उससे स्पिन मोशन आता है तो स्पिन मोशन के कारण भी क्या आएगी, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट आएगी। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, एक तो हमारे पास हो सकती है +½ होगी अगर वो एंड क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, अदरवाइज उसकी क्या हो जाएगी, -½ हो जाएगी, +½ हो जाएगी। तो उसकी मोशन हो जाएंगी, +½ हो सकती है, -½ वो क्लॉकवाइज मोशन करता है तो +½ एंटी क्लॉकवाइज मोशन करता है तो -½ उसकी स्पिन हो जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, हमने यहाँ पे क्या अप्लाई की, मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई करते हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये प्लस वाली जो है अलाइन करती है और एंटी क्लॉकवाइज क्या करती है, डिस अलाइन करती है, मीन्स उसके अपोज करती है उसको, ठीक है। तो जो ये हमारे पास +½ होती है, +½ किस में होती है, ग्राउंड स्टेट में होती है। प्लस हमारे पास कहाँ होती है, ग्राउंड स्टेट में होती है, क्योंकि मोर स्टेबल होती है। +½ वाली हमने आपको पहले भी बताया है कि प्लस वाली हमारे पास क्या होती है, ग्राउंड स्टेट में होती है। ये मैंने इसकी ड्रॉ कर दी है ग्राउंड स्टेट, तो ये ग्राउंड स्टेट में है। ये जो एनर्जी का गैप होता है दैट इज ΔE। अगर ये मैच करता है, अगर ये ΔE मैच कर देता है, जो हम अप्लाई करेंगे रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन, जो हम रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन की इसको रेडिएशन अप्लाई करेंगे, ये रेडिएशन जो होती हैं इस एनर्जी गैप से मैच कर जाती हैं, तो जिससे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन करता है। ये न्यूक्लियस क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन करेगा, देन वो ट्रांजिशन करेगा। इसको बोलते हैं स्पिन फ्लिपिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लिपिंग इसे कहा जाता है। स्पिन फ्लिपिंग इसमें होती है, जिससे क्या होता है, +½ वाले स्पिन वाला जो न्यूक्लियस होता है वो ट्रांजिशन करता है, वो ट्रांजिशन करके एक्साइटेड स्टेट में जाता है, एक्साइटेड स्टेट से फिर वापस ग्राउंड स्टेट में आता है, और यहाँ पे क्या देता है, हमें सिग्नल देता है। और ये सिग्नल कब देता है हमें, ये हमारे पास आता है NMR का सिग्नल। आप छोटी सी बात समझो, और नहीं समझ में आए तो दोबारा से सुन लो। कोई भी न्यूक्लियस है उसके 2 स्पिन मोशन होते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होता है। मेनली सपोज क्या आता है कि +½ जो होती है उसकी ग्राउंड स्टेट होती है। कोई भी न्यूक्लियस होती है उसकी जो +½ स्पिन होती है, क्लॉकवाइज मोशन जो होता है वो मोर स्टेबल होता है, इसलिए उसको ग्राउंड स्टेट कंसिडर किया गया है, ठीक है। और साइंटिस्ट ने कंसिडर किया। अगर हमने उसको अप्लाई कर दिया मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड उसको अप्लाई कर दिया तो ये भी इसका मोशन है, ये भी इसका स्पिन मोशन भी इसका क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी इसकी क्या होती है, सेम डायरेक्शन में होती है। दोनों एक दूसरे के क्या करते हैं, अलाइन करते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी अपवर्ड होती है, और जो ये स्पिन मोशन है ये भी क्या हो रहा है, इसका अपवर्ड हो रही है। क्लॉकवाइज ले लो एक बार, ठीक है। ये क्लॉकवाइज मोशन ऐसा कंसिडर किया, इसको हमने इसने क्या बोला है, ग्राउंड स्टेट पे होता है। +½ जो स्पिन है ये वाली ग्राउंड स्टेट कंसिडर, क्योंकि मोर स्टेबल होती है, तो ये इसकी डायरेक्शन जो होती है ये भी अपवर्ड होती है, क्योंकि स्पिन क्या होती है हमारी ऐसे अपवर्ड स्पिन होती है, इसकी डायरेक्शन भी क्या होती है, अपवर्ड होती है। जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होती है उसकी डायरेक्शन सेम होती है, दोनों एक दूसरे के साथ अलाइन करते हैं। जब ये एक दूसरे के साथ अलाइन करते हैं तब अगर हम इसको क्या करेंगे, रेडिएशंस प्रोवाइड करेंगे। जो ये डिफरेंस है ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच का, जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है, अगर वो एनर्जी का डिफरेंस मैच कर जाता है किसी भी पर्टिकुलर रेडिएशन से जो उसको हम अप्लाई करते हैं, लेकिन बेसिकली क्या होता है, जो एनर्जी गैप होता है ये एनर्जी गैप मैच करता है रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन से, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन होता है, और ये रेडिएशन एब्जॉर्प्शन करने के बाद वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। इसको हम बोलते हैं फ्लिपिंग बोला जाता है। स्पिन जो होती है +½ से -½ में चली जाती है, ट्रांजिशन हो जाता है बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, और इस प्रोसेस को बोला जाता है रेजोनेंस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब इसको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो ये न्यूक्लियस होता है ये क्या करता है, प्रेसिशनल मोशन करना स्टार्ट कर देता है। ये क्या करता है, प्रेसिशनल मोशन करना स्टार्ट कर देता है। मैग्नेटिक फील्ड का अगर किसी को नहीं पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड हमने क्यों यूज़ किया, तो मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि इस न्यूक्लियस को हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इन दोनों के स्पिन की डायरेक्शन जो होती है वो बिल्कुल सेम होती है, जिसकी वजह से दोनों की मैग्नेटिक फील्ड जो होती है आपस में ऐड हो जाती है, और उससे क्या होता है, प्रेसिशनल मोशन होता है, प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी होती है। दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो मैच करती है रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन से, जिसमें क्या होता है, रेजोनेंस होता है, रिंग क्या बोल रहे हैं, स्पिन फ्लिपिंग होती है, एक्साइटेशन होता है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चल जाती है, इसको बोलते हैं रेजोनेंस। जब इनका गैप जो होता है, जो ये गैप होता है, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी मैच करता है तो उसको बोलते हैं रेजोनेंस, और वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है। एक्साइटेड स्टेट से फिर ग्राउंड स्टेट में आएगा, तब हमारे पास क्या होगा, सिग्नल हमें मिल जाएगा। दिस इज योर कम्प्लीटली NMR स्पेक्ट्रम।
कैसे हमारे पास स्पेक्ट्रम के अंदर जो मशीन है वो कैसे काम करती है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने, ठीक है। देखो ये तो हमारे पास हो गया कि कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं। बेसिकली जो चीज़ हमारे पास होती है मैं आपको सिग्नल में बता चुकी हूँ, ये भी हम बता चुके हैं कि सिग्नल कैसे ऑब्टेन होते हैं, ये हम बता चुके हैं। जो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं हम बात कर चुके हैं कि जो इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं वो क्या देते हैं, एक ही सिग्नल देते हैं। जो डिफरेंट प्रोटॉन होते हैं वो क्या देते हैं, डिफरेंट प्रोटॉन हमारा सिग्नल देते हैं। जैसे हमारे पास CH3 है, CH2 है हमारे पास और ब्रोमीन है हमारे पास, तो एक सिग्नल इसका आएगा और एक सिग्नल हमारे पास इसका आएगा। दिस इज योर टाइप ऑफ सिग्नल्स की हम बात करते हैं कि इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स जो होते हैं, इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स की हम बात करते हैं तो इक्विवेलेंट प्रोटॉन जो होते हैं वो अपना अलग सिग्नल देते हैं। ये बात हमेशा याद रखना, जो भी इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं वो एक ही सिग्नल देंगे। अब जैसे दो प्रोटॉन है हमारे पास, यहाँ पे क्या है हमारे पास दो प्रोटॉन, दोनों सेम टाइप के प्रोटॉन है क्योंकि इनके एनवायरनमेंट बिल्कुल सेम है। इसके साइड में ब्रोमीन है तो इन दो प्रोटॉन का एनवायरनमेंट बिल्कुल सेम है, तो ये दो प्रोटॉन अपना क्या देंगे, एक ही सिग्नल देंगे। और ये तीन प्रोटॉन क्या देंगे, अपना एक ही सिग्नल देंगे क्योंकि ये तीन प्रोटॉन आपस में इक्विवेलेंट हैं, इनका एनवायरनमेंट बिल्कुल सेम है, इसलिए ये तीन प्रोटॉन आपस में इक्विवेलेंट हैं इसलिए एक सिग्नल देंगे। और ये दो प्रोटॉन आपस में इक्विवेलेंट हैं इसलिए इनका एक सिग्नल आएगा। तो वही तो मैं बोल रही हूँ कि इक्विवेलेंट प्रोटॉन क्या देते हैं, अपना एक ही सिग्नल देते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई है, जिसका मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ जो आपके पेपर में आ सकते हैं। देखो मैं आपको साथ साथ थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ, साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन भी करवा रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है जो बेसिकली पेपर में आता है। क्वेश्चन ये होता है कि इसमें पूछेगा क्वेश्चन में आपसे, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये ब्रोमीन है, ठीक है। ये हमारे पास मान लेते हैं एक बार, ये ब्रोमीन हमारे पास है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पर ब्रोमीन है और यहाँ पर ब्रोमीन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। कंपाउंड दिए गए हैं, ए कंपाउंड है और ये हमारे पास बी कंपाउंड है। इसमें हमारे पास सिग्नल आते हैं 3, इसमें आते हैं हमारे पास 3 सिग्नल, इसमें आ रहे हैं हमारे पास 3 सिग्नल और इसमें आ रहे हैं हमारे पास 2 सिग्नल। वाई एक्सप्लेन कीजिए, या फिर आपसे सिग्नल भी पूछ लेगा कि इसमें कितने सिग्नल आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन इज दैट कि आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड की गई है, स्ट्रक्चर में आपको क्या बताने हैं, सिग्नल्स एक्सप्लेन करने हैं। इसमें 3 सिग्नल आ रहे हैं, इसमें 2 सिग्नल, वाई इसमें 3 सिग्नल क्यों आ रहे हैं, इसमें 2 सिग्नल क्यों आ रहे हैं, दैट इज हाउ वी एक्सप्लेन। देखो ये हाइड्रोजन अपसाइड है, ये ब्रोमीन अपसाइड है, ये ब्रोमीन अपसाइड है। अब ध्यान से देखो, जो ये हाइड्रोजन हमारे पास है जो अपसाइड प्रेजेंट है, इस हाइड्रोजन के कांटेक्ट में क्या है, ब्रोमीन, इस हाइड्रोजन कांटेक्ट में क्या है, ब्रोमीन, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन बॉटम पे चला गया है, ये हाइड्रोजन क्या है हमारे पास अपसाइड है और ये क्या है हमारा डाउन साइड हाइड्रोजन है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो ये दोनों हाइड्रोजन हो गए डिफरेंट, समझ रहे हो। ये हाइड्रोजन हमारा क्या है, अपसाइड हाइड्रोजन है, तो अपसाइड जो हाइड्रोजन है उसके कांटेक्ट में क्या क्या है, ब्रोमीन है और इधर भी ब्रोमीन है। तो ये एक डिफरेंट टाइप का प्रोटॉन है क्योंकि किसी भी दूसरे प्रोटॉन के साथ में ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है, किसी भी प्रोटॉन के एनवायरनमेंट में 2 ब्रोमीन नहीं है। ये बात समझ में आ गई आपको। ये हाइड्रोजन जो होता है वो डाउन में चला जाता है, नीचे चला जाता है। एक्चुअली ये स्ट्रक्चर ऐसे है, एक हाइड्रोजन हमारे पास अप साइड है और एक हाइड्रोजन हमारे पास नीचे की तरफ है। तो अप साइड वाला जो हाइड्रोजन है वो 2 ब्रोमीन के कांटेक्ट में रहेगा और नीचे वाला जो ब्रोमीन है हमारे पास वो किसी भी 2 ब्रोमीन के कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है। अब ये दोनों हाइड्रोजन देखो, ये दोनों हाइड्रोजन इसके साथ में क्या लगा हुआ है, कार्बन से अटैच है, ये भी कार्बन से अटैच है, ब्रोमीन इसके साथ में है, ऊपर अप साइड में इसमें भी साथ में है, ये इसके साथ में भी हाइड्रोजन है, इसके साथ में हाइड्रोजन। तो ये दोनों बिल्कुल सेम टाइप के प्रोटॉन हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। बी भी लिख दिया मैंने इसको, और ये ए टाइप का हो जाएगा और ये हमारे पास सी टाइप का हो जाएगा। अब ये 3 टाइप के प्रोटॉन हमारे पास हो गए हैं। आपको समझ में आ गया 3 सिग्नल कैसे आए, अब आपको समझ में आया कैसे आ रहे हैं। तो ये आपको स्ट्रक्चर्स में ये क्वेश्चन आपके पेपर में बेसिकली आता है। तो ए क्यों लिखा है इसको, क्योंकि ये अप साइड में इसके 2 ब्रोमीन कांटेक्ट में है, इसलिए क्या एनवायरनमेंट डिफरेंट है। लेकिन जो डाउन वाला हाइड्रोजन है उसके साथ में सिर्फ ये हाइड्रोजन आएंगे। अगर आप ध्यान से देखो, ये हाइड्रोजन क्या नीचे की साइड है, ये ट्रायंगुलर को ऐसे सपोज करो, ये हाइड्रोजन नीचे है, तो इस हाइड्रोजन के कांटेक्ट में सिर्फ ये 2 Hb प्रोटॉन्स आएंगे और ये 2 Hb प्रोटॉन्स आपस में इक्विवेलेंट है क्योंकि कार्बन से अटैच है, कभी कार्बन से अटैच है और इसके साथ में भी हाइड्रोजन कांटेक्ट में है, इसके भी साथ में हाइड्रोजन कांटेक्ट में अप साइड में ब्रोमीन है। तो इसमें 3 सिग्नल हमारे पास आएंगे। तो 3 टाइप के हमारे पास हाइड्रोजन है, Ha है, Hb है और Hc है। Hb हमारे पास 2 प्रोटॉन है, 2 इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, ये अलग टाइप का प्रोटॉन, ये अलग टाइप का। तो इसमें क्या है हमारे पास 3 टाइप्स के प्रोटॉन हमारे पास, इसमें क्या है 3 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन है। और जब हमारे पास ये वाला जो कंपाउंड हमारे पास है, इस कंपाउंड को ध्यान से देखो, Ha हमारे पास है। अब ध्यान से देखो, ये वाला जो प्रोटॉन है इसके कांटेक्ट में क्या ब्रोमीन है और हाइड्रोजन है। ये हमारा डाउन हाइड्रोजन चला गया, इसके कांटेक्ट में ये हाइड्रोजन आएगा और ये ब्रोमीन आएगा क्योंकि नीचे जाओगे आप, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन जो है आपस में क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। ये ए टाइप का हो जाएगा हमारे पास, ये भी हमारा ए टाइप का हो जाएगा,
ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बी टाइप का हो जाएगा, ये भी हमारे पास बी टाइप का हो जाएगा। ध्यान से देखो इस स्ट्रक्चर को, ऊपर वाला जो प्रोटॉन हमारे पास इसके कॉन्टेक्ट में ब्रोमीन है और हाइड्रोजन है, नीचे जो हाइड्रोजन जाएगा, जो नीचे हाइड्रोजन जाएगा उस नीचे हाइड्रोजन के साथ क्या आएगा, ये ब्रोमीन आएगा। मतलब ये नीचे ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे नीचे होगा, ये बिल्कुल स्ट्रक्चर में, तो ये नीचे जाएगा तो इसके कॉन्टेक्ट में भी क्या होगा, हाइड्रोजन होगा और ब्रोमीन होगा। तो ये भी ए टाइप का, ये भी ए टाइप का। समझ में आ रहा है आपको? इस ए टाइप के प्रोटॉन में कॉन्टेक्ट में क्या क्या है, ब्रोमीन है और एक हाइड्रोजन है एच बी टाइप का। ध्यान से देखो। और जो तुम्हारे पास दूसरा एच ए डैश है, ये एच ए डैश डाउन वाला, इसके कांटेक्ट में भी एक ब्रोमीन आएगा और इसके डैश में भी क्या होगा, एच पी टाइप का। तो दोनों का एनवायरनमेंट बिल्कुल सेम है, तो ये दोनों प्रोटॉन क्या हो जाएंगे, आपस में इक्विवेलेंट हो जाएंगे, इसलिए इनका एक ही सिग्नल आएगा। इन दोनों का क्या आएगा, हमारे पास एक ही सिग्नल आएगा। ये एच पी और इसको भी हमने एच में बोला क्योंकि इसके कॉन्टैक्ट में देखो इधर ब्रोमीन है, इसके कॉन्टैक्ट में इधर ब्रोमीन है, इसके कॉन्टैक्ट में भी इधर ब्रोमीन, तो इन दोनों का एनवायरनमेंट बिल्कुल सेम हो जाएगा। और दोनों का एनवायरनमेंट सेम हो जाएगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर हमारे पास क्या आएंगे, दो सिग्नल आएंगे। ठीक है, ये एग्जांपल होगा आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब थोड़ा सा हम केमिकल शिफ्ट पढ़ लेते हैं आपके से, आपके एग्जाम के लिए जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम केमिकल शिफ्ट पढ़ते ही हम क्या करेंगे, स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे कंपाउंड्स का, कि कौन कौन से स्पेक्ट्रम हमारे लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, केमिकल शिफ्ट हम पढ़ेंगे, बहुत जल्दी दिन पढ़ेंगे केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट जो होता है उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसको पार्ट्स पर मिलियन में मेजर किया जाता है, पार्ट्स पर मिलियन में इसको मेजर किया जाता है। देखो हमारे पास कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड है, दैट इज टीएमएस प्रोटॉन का 0 वैल्यू है। ये डेल्टा स्केल हमारे पास है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक डेल्टा स्केल है। ध्यान सुनो, देखो हमने क्या किया, एक सैंपल लिया, हमने प्रोटॉन्स का सैंपल लिया, मतलब कोई कंपाउंड हमने लिया, उसके अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, मशीन में उसको रख दिया है, उसका हमारे पास सिग्नल आ जाता है। ठीक है, सिग्नल आ गया। अब देखो कोई भी सिग्नल आता है वो हमेशा एक स्टैंडर्ड के विद रिस्पेक्ट में आएगा, मतलब हमारे पास कोई बेस तो होना चाहिए, हमारे पास कोई ना कोई स्टैंडर्ड तो होना चाहिए जिसके विद रिस्पेक्ट में हमारा सैंपल आए। ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड हमने क्या लिया, एक स्टैंडर्ड सिग्नल हमने लेना है यहाँ पर। तो वो जो स्टैंडर्ड सिग्नल आता है वो आता है हमेशा, स्टैंडर्ड सिग्नल जो आता है हमारे पास वो किसका आता है, टीएमएस के प्रोटॉन्स का। तो टीएमएस के प्रोटॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, सिलिकॉन है CH3 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 और CH3। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सेंटर में हमारे पास सिलिकॉन प्रेजेंट है, इसके चारों तरफ में क्या है, हमारे पास 4 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम है टेट्रा मिथाइल सिलेन। समझ में आ रहा है आपको, टेट्रा मिथाइल सिलेन इन्होंने क्या लिया, एज ए स्टैंडर्ड लिया है। इसको स्टैंडर्ड इसीलिए लिया है क्योंकि इसका जो सिग्नल होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो 0 पे आती है, इसको 0 पे कंसिडर किया है क्योंकि इसके प्रोटॉन्स जो होते हैं हाईली शील्डेड होते हैं, क्योंकि सिलिकॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से डोनेट करता है। मैं प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोटॉन्स को डोनेट करता है तो प्रोटॉन्स की क्या हो जाती है, शील्डिंग हो जाती है फ्रॉम द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मैं आपको पूरा स्पेक्ट्रम बता चुकी हूँ कि किस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जो प्रोटॉन्स होते हैं प्रेसिशन मोशन करते हैं, जिसकी वजह से उसमें क्या होता है, ट्रांजिशन होता है आगे चल के। ठीक है, तो जो हमने क्या कर दिया, हमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज को प्रोवाइड कर दी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम प्रोटॉन्स को प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, हमारी शील्डिंग हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, उसकी शील्डिंग करेंगे फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड से, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड, शील्डिंग होगी। और शील्डिंग अगर कर देंगे तो हमें वो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड उसको अप्लाई करनी पड़ेगी ताकि हमें सिग्नल मिल सके। इसको मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन करूँगी कैसे हो रहा है। देखो कोई भी प्रोटॉन है हमारे पास, अगर उसके सराउंडिंग में क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा आ जाएगी और हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखी है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे इस प्रोटॉन को, इस प्रोटॉन को क्या करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड से। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के ये आगे आ जाएंगे और उसमें क्या करेंगे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। खुद इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं स्पिन मोशन करते हैं और ऑर्बिटल मोशन करते हैं, उससे एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आती है। वो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इस जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होती है उससे क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और इस प्रोटेक्शन को हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग बोलते हैं। जब ये प्रोटेक्शन कर देंगे तो सिंपल सी बात है, हमें तो एनएमआर का सिग्नल चाहिए ना, एनएमआर का सिग्नल आएगा ही क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, बैरियर की तरह बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड से जब इसका इंटरेक्शन होगा तभी तो हमें क्या मिलेगा, सिग्नल हमें मिलेगा। तो इस बैरियर की वजह से हमें क्या करना पड़ता है, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ती है ताकि इस हाइड्रोजन तक ये मैग्नेटिक फील्ड पहुंच सके। उसके लिए क्या करेंगे, अप फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी। अप फील्ड यानी ज़्यादा हायर मैग्नेटिक फील्ड हमने इसको अप्लाई करनी पड़ेगी जिससे हमें सिग्नल मिल सके। तो वैसा ही हो रहा है, सिलिकॉन क्या कर रहा है, इनको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटॉन्स को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोटॉन्स की शील्डिंग हो जाएगी। प्रोटॉन्स की अगर शील्डिंग हो जाती है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से तो हमें ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ती है, दैट इज अप फील्ड का सिग्नल हमारे पास है, यानी हायर मैग्नेटिक फील्ड का हमारे पास सिग्नल आएगा क्योंकि शील्डिंग हो रही है। इसलिए हमारे पास जो डेल्टा स्केल होता है,
ठीक है, ये मैं आपको बता सकती हूँ। स्टैंडर्ड क्या लिया हमने, टीएमएस प्रोटॉन्स को, टीएमएस प्रोटॉन्स को ही हमने क्यों लिया स्टैंडर्ड, क्योंकि जो टीएमएस है, टीएमएस जो होता है उसको सैंपल में लिया जाता है, सैंपल में हम उसको डालेंगे। ठीक है, जैसे हमने किसी का भी एनएमआर सिग्नल लेना है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, सैंपल लिया हमने, सैंपल के अंदर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा टीएमएस के प्रोटॉन, टीएमएस का सैंपल भी डाल देंगे साथ में। हमारे पास जो भी सैंपल हमने लिया है, जो भी हमने प्रोटॉन लेना है, ठीक है, हमने क्या किया, जो भी हमारे पास सैंपल है जिसके भी हमने एनएमआर के सिग्नल्स लेने होते हैं, उस सैंपल के अंदर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा टीएमएस के अमाउंट डाल देंगे। क्यों, क्योंकि टीएमएस हमारे पास एक स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में हमारे बाकी सिग्नल्स आएंगे। तो टीएमएस की जो वैल्यू होती है, यानी टीएमएस का जो सिग्नल होता है, ये टीएमएस का सिग्नल जो हमेशा क्या होता है, 0 पे आता है। ये टीएमएस के प्रोटॉन्स की सिग्नल है, यानी टीएमएस के प्रोटॉन्स का जो सिग्नल होता है वो 0 वैल्यू पे आता है, क्योंकि वो हाईली शील्ड होते हैं। जो याद रखना, ये हमने क्या लिया, स्केल लिया है, जैसे हमारे सैंपल का प्रोटॉन है, ये हमारे क्या है, सैंपल का प्रोटॉन है, इसका सिग्नल हमारे पास यहाँ पे आता है। ये हमारे पास क्या है, सिग्नल्स है। अगर हमारा सिग्नल यहाँ पर आता है तो ये जो शिफ्ट होता है, ये जो शिफ्ट होता है, क्योंकि टीएमएस के प्रोटॉन्स क्या होते हैं, हमारे स्टैंडर्ड होते हैं और हाईली शील्डेड होते हैं, मैंने आपको बताया। और जो भी हाईली शील्डेड होता है उसकी जो रेंज होती है स्केल पे, हमेशा इधर होती है 0 साइड में। ये 0 0 पे नहीं होती, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से पूरा ही बड़ा स्केल होता है। इस तरफ जाओगे, ठीक है, इस स्केल में तुमने याद रखना है, स्केल में इधर 0 की तरफ अगर तुम जा रहे हो तो यहाँ पे क्या होती है, हमेशा शील्डेड प्रोटॉन्स का सिग्नल आता है। यहाँ पे हमेशा क्या होता है, शील्डेड प्रोटॉन का सिग्नल आता है हमेशा। और यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, हमेशा डी शील्डेड प्रोटॉन्स का सिग्नल आता है। इसमें हमेशा क्या होता है, डी शील्डेड जो हमारे पास प्रोटॉन होते हैं उसका हमेशा यहाँ पर सिग्नल आता है। तो इस स्केल को हमेशा याद रखो, इसको डेल्टा स्केल बोला जाता है। ऐसे बहुत सारे स्केल होते हैं, टाउ स्केल होता है, डेल्टा स्केल होता है, जो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। तो जो हमारे पास ये डेल्टा स्केल होता है, इसका मैंने क्या नाम लिखा, डेल्टा स्केल। तो ये डेल्टा स्केल जो होता है, 0 1 2 3 के आसपास जितने भी सिग्नल्स आएंगे वो हमेशा क्या होंगे, शील्डेड प्रोटॉन्स के होंगे, यानी शील्डिंग होगी इधर, ठीक है। और इधर क्या होगा, डी शील्डेड प्रोटॉन्स का सिग्नल आएगा, यानी इधर 9 10 की तरफ जाओगे तो वहां पे क्या होगा, डी शील्डेड जो प्रोटॉन्स होंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा वो इलेक्ट्रॉन एनएच को अपनी तरफ खींच लेगा। इलेक्ट्रॉन एनएच को अगर अपनी तरफ खींच लेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, प्रोटॉन्स जो है वो डी शील्डेड हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो शील्डिंग करती है प्रोटॉन्स की फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसलिए हमने बात किया टीएमएस के प्रोटॉन्स का जो सिग्नल होता है वो 0 पे इसलिए आता है क्योंकि वो हाईली शील्डेड होते हैं। तो शील्डेड प्रोटॉन का सिग्नल जो आता है टुवर्ड्स द 1 2 या 0 की तरफ आता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो हमने सैंपल लिया था उस सैंपल के अंदर थोड़ा सा टीएमएस का सैंपल डाल देते हैं, टीएमएस के अमाउंट डाल देते हैं। ऐसा इसलिए टीएमएस को ही हमने स्टैंडर्ड क्यों लिया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, उसको रेफरेंस स्टैंडर्ड भी बोलते हैं, या फिर उसको रेफरेंस स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड भी बोलते हैं, ठीक है, जो भी है उसकी हम बात, हमने उसको टीएमएस को ही क्यों लिया है, क्यों इसलिए हमने उसको लिया है, क्यों, क्योंकि जो टीएमएस के प्रोटॉन्स होते हैं हाईली शील्डेड भी होते हैं, 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं इसके अंदर। दूसरी बात, ये काफ़ी इनर्ट होता है, मतलब हमारा जो सैंपल है उसमें से टीएमएस को हम निकाल सकते हैं, कोई रिएक्शन भी नहीं, इंटरनल रिएक्शंस भी नहीं होगा, अदरवाइज हमारा जो प्रोटॉन का सिग्नल वो डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। और दूसरी बात, ये वॉलेटाइल होता है सैंपल से, हम इजीली इसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो टीएमएस के प्रोटॉन का जो सिग्नल होता है वो 0 पे आते हैं। डेल्टा स्केल, हम स्केल की बात कर रहे हैं, स्केल है ये, स्केल पे आते हैं, केमिकल शिफ्ट वो पार्ट्स पर मिलियन पे आते हैं। तो 0 पे इसका सिग्नल आता है टीएमएस के प्रोटॉन। अब ये 0 के कंपैरिजन जहां पे भी शिफ्ट आएगा, दैट इज योर केमिकल शिफ्ट, यानी जो 0 पे आ रहा है इसका, 0 पे किसका आ रहा है, टीएमएस के प्रोटॉन का सिग्नल आ रहा है। अगर इसके कितने पे आता है, 4 पे आता है, इसका मतलब जो ये शिफ्ट होता है, केमिकल शिफ्ट बोलते हैं इसको, जो हमारा जो स्टैंडर्ड रेफरेंस स्टैंडर्ड हमारे पास सिग्नल है, जो रेफरेंस स्टैंडर्ड सिग्नल है उससे जो शिफ्ट इन पोजीशन होता है किसी भी प्रोटॉन के सिग्नल का, उसको बोलते हैं केमिकल शिफ्ट, ठीक है। आपको केमिकल शिफ्ट समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो समझ लीजिए। तो ये हमारे पास क्या था, डेल्टा स्केल था। डेल्टा स्केल पे हमने बताया है शील्डिंग और डीशील्डिंग किस तरह से होती है, ठीक है। हमारा मेन बेसिक पॉइंट ये होता है कि हमें क्वेश्चन करने हैं, तो क्वेश्चन भी हम देखते रहेंगे साथ साथ। तो ये हो गया हमारा केमिकल शिफ्ट। तो इसके क्वेश्चन हम करेंगे, अभी इसके 3 4 क्वेश्चन हम करते हैं। देखो कौन कौन से क्वेश्चन करेंगे हम। ये हो गया हमारे पास एक स्पिन स्पिन कपलिंग मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है। स्पिन स्पिन कपलिंग और जल्दी कर लेते हैं। स्पिन स्पिन कपलिंग, स्पिन स्पिन कपलिंग में क्या होता है, जैसे हमारे पास ये CH3 प्रोटॉन्स है, ठीक है, ये CH3 CH2 हमने ले लिया है, लंबी हो जाएगी वीडियो ज़्यादा, ठीक है। एक बार जल्दी देखो, CH3 CH2 Br प्रोटॉन, तो हमारे पास 3 प्रोटॉन्स जो होते हैं आपस में इक्विवेलेंट है, आपस में सेम इनका एनवायरनमेंट है, इसलिए 3 टाइप्स के प्रोटॉन, जो 3 प्रोटॉन्स है वो आपस में इक्विवेलेंट है। और CH2 यानी 2 प्रोटॉन जो है आपस में इक्विवेलेंट है, तो इनका अलग सिग्नल आएगा, इनका अलग सिग्नल आएगा। तो ये आपस में क्या है, एक दूसरे के क्या है, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, आपस में क्या है, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। तो जो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं वो एक दूसरे को सिग्नल को स्प्लिट कर देते हैं, तोड़ देते हैं भाई।
मान लो इसके दो ये प्रोटॉन जो हमारे पास है, दो प्रोटॉन का सिग्नल जो है हमारा स्केल है उसके स्टैंडर्ड कंपाउंड, मान लो यहाँ पे है हमारा सिग्नल। सिग्नल हमेशा आता है एक सिंगल लाइन हमारे पास आता है, लेकिन ये 3 प्रोटॉन क्या करते हैं, इसके सिग्नल को तोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है? जैसे पड़ोसी पड़ोसी आपस में क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं, एक दूसरे के काम खराब कर देते हैं, आप एक दूसरे की चीजें तोड़ देते हैं, तो इसी तरह से हो रहा है। तो ये जो CS2 प्रोटॉन्स है इनका सिग्नल क्या आया था, सिंगल लाइन आया था, लेकिन जो ये नेबरिंग प्रोटॉन है, ये इसके पड़ोसियों ने किया सारा, ठीक है। तो इसके जो नेबरिंग है, नेबरिंग हम बात करें, जो इसके नेबरिंग प्रोटॉन है वो क्या करेंगे, स्प्लिटिंग करेंगे इसके प्रोटॉन्स। बात हमेशा ध्यान रखना, दोनों के नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन होने चाहिए। इक्विवेलेंट प्रोटॉन यानी एक फैमिली के मेंबर्स आपस में कोई लड़ाई वड़ाई नहीं करते हैं, जो पड़ोसी होते हैं वो हमेशा तोड़ते हैं। तो जो CS2 प्रोटॉन का जो सिग्नल आता है सिंगल लाइन आ रहा था, लेकिन इसने क्या कर दिया, इन 3 प्रोटॉन ने इसके सिग्नल को क्या कर दिया, तोड़ दिया है। तोड़ा कैसे, अगर ये 3 प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन है तो ये क्या करेंगे, क्वार्टेट यानी 4 में तोड़ देंगे उसके सिग्नल को। अगर 2 प्रोटॉन होते तो किस में करते हो, ट्रिपलेट में करते। अच्छा तू क्या सोचता है, CS2 बोल रहा है कि तू क्या सोचता है, तो मेरे सिग्नल को तोड़ सकता है। तो इसने क्या किया, CS2 के प्रोटॉन ने CS3 के प्रोटॉन का सिग्नल तोड़ दिया है। किसमें, अगर ये 2 प्रोटॉन है तो किसमें तोड़ेगा, 3 में, यानी ये इसके क्या आएगा, ट्रिपलेट आएगा। समझ रहे हो आपको, यानी जो हमारे पास CS3 के प्रोटॉन है उसका सिग्नल कैसा आएगा, हमारे पास ट्रिपलेट आएगा ड्यू टू CS2 के प्रोटॉन्स की वजह से। और CS2 के प्रोटॉन का कैसा सिग्नल आएगा, हमारे पास क्वार्टेट आएगा। समझ रहे हो, आपको मैंने बेसिक से बात बता दी है। दिस इज योर स्पिन स्पिन कपलिंग, यानी जो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स में क्या होती है, स्पिन स्पिन कपलिंग होती है। इनकी जो स्पिन होती है वो उनकी क्या होती है, कपलिंग होती है। मान लो इसकी स्पिन ऐसे है, 3 प्रोटॉन की स्पिन ऐसे है, और यहाँ पे क्या हमारे पास 2 प्रोटॉन है, ये 2 प्रोटॉन, इनकी क्या होती है, आपस में कपलिंग होती है, ठीक है। स्पिन स्पिन कपलिंग नाम से पता चला, स्पिन स्पिन कपलिंग जो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स आपस में क्या करते हैं, कपलिंग करते हैं। इनकी जो स्पिन होती है उनकी आपस में क्या होती है, कपलिंग होती है। उसका मैं बहुत ही बेसिक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा, बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं। इसमें पास्कल ट्रायंगल हम पढ़ेंगे जो बहुत इजीली आ जाएगा आपको समझ में, ठीक है। तो इनके नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स आपस में क्या कर देते हैं, एक दूसरे के सिग्नल्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं। सिंगल लाइन आने की बजाय हमें क्या मिलती है, मल्टीप्लेट मिलता है। यानी CS2 के प्रोटॉन जो हमारे पास उसका क्या मिला है, क्वार्टेट, यानी 4 लाइन ऐसे मिलेंगे हमें, यानी हमें सिंगल लाइन मिलने के बजाय हमें क्या मिलेगा, क्वार्टेट मिलेगा। उसी तरह से CS2 के प्रोटॉन ने इसके सिग्नल तोड़ दिया है। ये कितने हैं, 2 प्रोटॉन है तो 3 में तोड़ देंगे इसको। इसको बोलते हैं N+1 रूल, इसको हम क्या बोलते हैं, N+1 रूल इसे कहा जाता है, ठीक है। जितने नेबरिंग प्रोटॉन हो उससे एक से ज़्यादा में हमेशा स्प्लिट करेंगे, N+1 रूल इसे कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, N+1 रूल इसे कहा जाता है। एन क्या बताता है, नेबरिंग प्रोटॉन, जो आपके नेबरिंग प्रोटॉन है वो कितने, उससे एक ज़्यादा में स्प्लिट करेंगे, नेबरिंग प्रोटॉन, ठीक है। तो N+1 रूल में क्या है, N क्या बताता है, नेबरिंग प्रोटॉन्स को बताता है, +1 यानी स्प्लिटिंग पैटर्न रही है, क्या बताता है हमारा, स्प्लिटिंग पैटर्न, यानी किसमें वो स्प्लिटिंग होगी, वो हो जाएगा हमारा स्प्लिटिंग पैटर्न। एक पास्कल ट्रायंगल और देख लो, पास्कल ट्रायंगल देखो ध्यान से। अगर हमारे पास किसी भी प्रोटॉन का सिंगलेट आता है, ये एक ही प्रोटॉन है, तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, CH Br3 हमारे पास एक ही प्रोटॉन है हमारे पास, इसके सराउंडिंग में कोई प्रोटॉन नहीं। पहली बात याद रखो, स्प्लिटिंग जो होती है हमेशा प्रोटॉन से करते हैं, ये नहीं है कि आप किसी को उठा के किसी से स्प्लिटिंग कर दोगे। यहाँ पे हम बात करें PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो हम सिर्फ प्रोटॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये CH है, इसके पास सिर्फ एक ही प्रोटॉन है, तो इसका क्या आएगा, हमारे पास सिंगलेट आएगा। सिंगलेट हमेशा किसमें आएगा, 1 आ जाएगा ऐसे, ठीक है। अगर हमारे पास डबलेट आता है, डबलेट कैसे आ रहा है, किसी भी प्रोटॉन का इसके सराउंडिंग में मान लो हमारे पास क्या है, 2 प्रोटॉन है, इसके सराउंडिंग में क्या है, मान लो 2 प्रोटॉन है। तो ये जो प्रोटॉन है हमारे पास सेंट्रल CH वाला प्रोटॉन की हम बात करते हैं, इसके जो CH वाले प्रोटॉन ये क्या करेंगे, इसकी स्प्लिटिंग कर देंगे किसमें, डबलेट में, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन हमने बोला था कि जो CS2 के प्रोटॉन का अगर हमें सिग्नल लेना है तो CH प्रोटॉन जो है वो इसकी स्प्लिटिंग कर देंगे इसमें, डबलेट में, क्योंकि N+1 रूल लगाओ। इस CS2 के नेबरिंग में कितने प्रोटॉन है, एक ही प्रोटॉन है, तो 1+1 यानी डबलेट में उसकी स्प्लिटिंग करेंगे वो, ठीक है। तो डबलेट को कैसे लिखोगे, 1 और 1 है, ऐसे चलना है आपको, 1 और 1, ठीक है। दूसरी बात देखो, अगर हमारे पास किसी का ट्रिपलेट आता है तो ट्रिपलेट में बता देती हूँ आपको कैसे करना है। सराउंडिंग में चलो ऐसे 1 और 1 रखो, 1 और 1, बीच में प्लस का साइन 2, ठीक है। उसके बाद अगर आप किसी का क्वार्टेट आपके पास आता है, क्वार्टेट आता है 1 1, सराउंडिंग में चलो ऐसे 1 1, और यहाँ पे प्लस का साइन, और मतलब प्लस का साइन में इसलिए लिख रही हूँ, आपको ऐड करके लिखना है, दैट इज योर ट्रिक, ठीक है। तो आपको इसको ऐड करके लिखना है। तो 1 + 2 कितना हुआ, 3, 2 + 1 3, दिस इज योर आंसर। अगर आपको क्या निकालना है, क्विंटेट आपको निकालना है, तो आपको ऐसे ही करना है, 1 इधर जाएगा, 1 इधर जाएगा, 1 इधर जाएगा, 1 इधर जाएगा, 1 + 3 4, 3 + 6 कितना, 3 +
6, 3 + 3 = 4 और 1। समझ में आपको कैसे करा है? सिंपल सी बात याद रखो, सिंगलेट अगर आपका है तो एक ही उसमें क्या होगा, एक ही डिजिट लिखना, आपको 1 ही लिखना है। सिंगलेट एक ही है, उसकी स्प्लिटिंग तो थोड़ी हुई है। डबलेट में क्या होगा, 2 पार्ट में उसका स्प्लिटिंग हुआ है, यानी 1 इधर ले जाओ 1 इधर ले जाओ, ठीक है। ट्रिपलेट मतलब 3 सिग्नल, मतलब 3 में उसका ब्रेकडाउन है, एक सिग्नल का 3 पार्ट ब्रेकडाउन हुआ है, तो इसको 1 इधर ले जाओ 1 इधर ले जाओ, ठीक है। उसके बाद क्या होगा 1 प्लस, ये बीच में जो तुम्हारे 1 1 है उसमें क्या करते हो, प्लस का साइन लगाते रहना, लिखना नहीं है आपको। सपोज दिमाग में काउंटिंग करनी है, दिमाग में आपको एडिशन करना, तो 1 + 1 कितना होगा, 2 हो गया आपके पास, ठीक है, बचा ये, ठीक है। उसके बाद देखो क्वार्टेट निकालना है, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और सराउंडिंग में हमेशा 1 1 चलता रहेगा। दैट इज योर वेरी सिंपल, दिस इज योर पास्कल ट्रायंगल। किस तरह से आप क्या निकालोगे, स्किन्स कपलिंग में निकालोगे, ठीक है, वेरी इजी। तो केमिकल शिफ्ट आप पढ़ चुके हो, किस तरह से आपने इसको निकालोगे, ठीक है। उसके बाद मैं स्पेक्ट्रम को बताती हूँ आपको कि स्पेक्ट्रम आप कैसे ड्रॉ करोगे, ठीक है। बस एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, इसमें कितने मिनट की हो गई है, एक स्पेक्ट्रम और बता देती हूँ। अगर आपको एनएमआर स्पेक्ट्रम बनाना आ जाता है तो एनएमआर स्पेक्ट्रम ड्रॉ कीजिए, ठीक है। पिछली वीडियो में थोड़ा सा हम शील्डिंग और डीशील्डिंग आप पढ़ लीजिएगा, केमिकल शिफ्ट में कैसे अफेक्ट करते हैं, ठीक है। हमें अगर एक एग्जाम्पल हमारे पास ये है CH3 CH2 Br, मैं एक एग्जांपल करवा देती हूँ, उसके बाद आपको इजीली समझ जाओगे, ठीक है। डेल्टा स्केल हम पढ़ चुके हैं। डेल्टा स्केल आपको पता है कि उसमें क्या होता है, केमिकल शिफ्ट में हम अरेंज करते हैं। तो जो हमें एक कंपाउंड दिया गया है, सबसे पहले आप निकालोगे इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। सिग्नल निकालना है आपको, सबसे पहले क्या निकालोगे, उसमें सिग्नल निकालोगे, नंबर ऑफ सिग्नल फाइंड आउट करो। इसमें नंबर ऑफ सिग्नल देखो ध्यान से, कितने आएंगे, सिंपल सी बात है, 2 आएंगे हमारे पास। एक तो हमारे पास जो CH3 प्रोटॉन है, एक हमारे पास उसका सिग्नल आएगा, CH2 प्रोटॉन है, एक सिग्नल हमारे पास उसका आएगा। ये तो आपको पता चल गया है कि नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कौन से, इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कौन से हैं। तो CH3 हमारे पास ये 3 प्रोटॉन आपस में इक्विवेलेंट है, क्योंकि इनका एनवायरनमेंट बिल्कुल सेम है। तो CH3 प्रोटॉन का एक सिग्नल आया, CH2 प्रोटॉन का एक सिग्नल आया। लेकिन मैंने आपको बताया था इसमें क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है, और स्प्लिटिंग का भी हमने पैटर्न पढ़ा था। स्प्लिटिंग का पैटर्न हमारे पास क्या होता है, n+1। तो n+1 पैटर्न हमने फॉलो करना है। n+1 पैटर्न होता है, ये देखो नेबरिंग प्रोटॉन्स देखो, इस CH3 के नेबरिंग में कितने प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है, और इस CH2 के नेबरिंग में कितने प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन है। तो अगर तुम्हें CH3 के प्रोटॉन का अगर तुम्हें सिग्नल देना है तो तुम्हें सिंगल 1 लाइन नहीं मिलेगी, तुम्हें कितने मिलेंगे, CH3 के सराउंडिंग में नेबरिंग प्रोटॉन कितने, 2 हैं, तो 2 + 1, n+1 रूल लगाओ, n+1, तो इसकी स्प्लिटिंग कितने में हो जाएगी, 3 में। मतलब CH3 के प्रोटॉन्स का जो सिग्नल है वो तुम्हें सिंगल लाइन नहीं मिलेगा, तुम्हें क्या मिलेगा, ट्रिपलेट मिलेगा। उसी तरह से CH2 के जो प्रोटॉन्स है उसके सामने में कितने प्रोटॉन है, 3, तो n+1 लगाओ, 3 + 1, यानी इसमें क्या मिलेगा, क्वार्टेट मिलेगा, तुम्हें क्या मिलेगा, क्वार्टेट, और इसका तुम्हें क्या मिलेगा, ट्रिपलेट मिलेगा। ये समझ में आ रहा है मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ। देखो स्पेक्ट्रम की हम बात करें, NMR के स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन आएगा, कभी तुम इसको हल्के में दे रहे हो, दिस इज योर क्वेश्चन आएगा, NMR स्पेक्ट्रम ड्रॉ करो किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड को, कोई भी पर्टिकुलर कंपाउंड दे दिया जाएगा तुम्हें, तो उसमें सबसे पहले तुम्हें क्या करना, जो भी कंपाउंड गिवन होगा उस कंपाउंड में नंबर ऑफ सिग्नल्स निकालने, जैसे CH3 प्रोटॉन का एक आएगा, CH2 का एक आएगा, फिर उसके बाद n+1 रूल लगाओ। ये ट्रिपलेट क्यों आया, क्वार्टेट क्यों आया, ट्रिपलेट इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके सराउंडिंग में 2 प्रोटॉन है, इसके सराउंडिंग CH2 के प्रोटॉन्स जो है उसका क्या आएगा, क्वार्टेट, क्योंकि इसके सराउंडिंग में 3 प्रोटॉन है, n+1 रूल से क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम NMR स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते हैं, NMR स्पेक्ट्रम इसका ड्रॉ करेंगे। हमने क्या करना है, स्केल ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास सबसे पहले 0 पे है वैल्यू, 1 2 3 4 5, ये बहुत दूर तक होती है, ठीक है। हमने कौन सा स्केल ड्रॉ किया, डेल्टा स्केल जो है वो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। डेल्टा स्केल की जो वैल्यू होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। डेल्टा स्केल की वैल्यू 0 1 2 3 4 5, ये जो वैल्यूज हैं दैट इज योर केमिकल शिफ्ट होता है। ये जो वैल्यूज हमारे पास हैं, दिस इज योर केमिकल शिफ्ट। तो ये हमारे पास केमिकल शिफ्ट है, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं केमिकल शिफ्ट क्या होता है। तो ये केमिकल शिफ्ट की वैल्यू रेंज में मैं आपको अभी बताऊंगी, बस एक बार एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर वीडियो। तो डेल्टा स्केल हमारे पास है, इस डेल्टा स्केल पे जो ये वैल्यूज लिखी गई हैं 1 2 3, दीज आर योर केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज हैं। हमारे पास 6 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 9 हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो ये हमारे पास कौन सी वैल्यूज है, केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज है हमारे पास, ठीक है। अब ने वही तो पढ़ाया था कि जो डेल्टा स्केल होता है उस पर 0 वैल्यू अगर होती है तो टाउ स्केल बिल्कुल अपोजिट होता है। टाउ स्केल में यहाँ पे क्या होता है, 10 होता है, 9 होता है, 8 होता है, ऐसे होते हैं, इसके उल्टे होते हैं। टाउ स्केल और जो डेल्टा स्केल होते हैं जस्ट दे आर अपोजिट टू ईच अदर होते हैं। तो अगर हमने ड्रॉ करना, हमने सिग्नल से तो बताने हैं। इसका क्या है हमारे पास, क्वार्टेट, और CH2 का हमारे पास क्या है, ट्रिपलेट। और दूसरी बात है हमसे देखो, ये किसके साइड में है,
CH2Br ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के सराउंडिंग में जो भी प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, डी शील्ड होते हैं, जो मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुकी है क्या होते हैं, आपस में डी शील्ड होते हैं। जो भी प्रोटॉन्स आपस में डी शील्ड होते हैं उनका सिग्नल जो आता है वो हमेशा, इधर हमें बताया था इधर ये कौन सी जोन होती है, डी शील्डिंग जोन होती है, दिस इज योर डी शील्डिंग जोन, और ये हमारी कौन सी होती है, शील्डिंग जोन होती है, जो मैंने बताया था। तो जो डी शील्डेड प्रोटॉन्स होते हैं उनका सिग्नल जो आता है वो इधर आता है, ठीक है। तो इसकी रेंज इसके अराउंड आएगी 4 और 3 के अराउंड आएगी। जो CH2 के प्रोटॉन है वो क्या आएगा हमारे पास, क्वार्टेट आएगा। तो ये हमें ऐसे क्वार्टेट मिलेगा, ये 0 पे इसका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या CH3 के प्रोटॉन्स हैं। CH3 के प्रोटॉन्स की जो वैल्यू आएगी वो 1 के अराउंड इधर आएगी। क्या आएगा इसका, ट्रिपलेट, ऐसे। समझ रहे हो इसको? नहीं समझ रहे तो देख लो एक बार दोबारा से। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। मैं स्पेक्ट्रम जो है वो इसलिए करवा रही हूँ कि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुमने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को एक बार समझ लो। सबसे पहले आपको नंबर ऑफ सिग्नल्स निकालने हैं। 2 सिग्नल, तो मैंने 2 सिग्नल ड्रॉ कर दिए हैं। ये ट्रिपलेट क्यों आ रहा है, क्वार्टेट क्यों आ रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वार्टेट किसका आ रहा है आपके पास, CH2 के प्रोटॉन्स का सिग्नल है। ये CH2 के प्रोटॉन का है और ये CH3 के प्रोटॉन्स का है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैं एक बार केमिकल शिफ्ट की आपको सीरीज बता दूंगी। जो ये आपके पास स्केल है, ये स्केल क्या है, इस स्केल पे केमिकल शिफ्ट लिखा गया है। इस केमिकल शिफ्ट की मैं सीरीज आपको बताऊंगी कि कब इतनी वैल्यू आएगी, कब इतनी वैल्यू। तो ये वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेगी। जो CH3 के प्रोटॉन्स है, इसका कह रहा है हमारे पास ट्रिपलेट आ रहा है। ट्रिपलेट इसीलिए आ रहा है इन प्रोटॉन्स का क्योंकि इसके सराउंडिंग में क्या है, 2 प्रोटॉन है। 2 प्रोटॉन होंगे तो 3 में उसका स्प्लिटिंग हो जाएगी। CH2 के जो प्रोटॉन्स है उसका कह रहा है क्वार्टेट आ रहा है, क्योंकि क्वार्टेट इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके सराउंडिंग में 3 प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो ये आपके सिग्नल्स आ जाएंगे इस तरह से। दिस इज योर स्पेक्ट्रम ऑफ NMR स्पेक्ट्रम, जो आपको ड्रॉ करना होता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब मैं आपको एक बार केमिकल शिफ्ट बता देती हूँ। उस केमिकल शिफ्ट से आप सारे जो सिग्नल है वो आप ड्रॉ कर सकते हो। कौन सा सिग्नल कहाँ आएगा वो आपको कहाँ से पता चलेगा, केमिकल शिफ्ट से पता चलेगा। मैं आपको सिर्फ 3-4 वैल्यूज बताऊँ जो आपको हर जगह काम आएगी। देखो CH3 के प्रोटॉन है, उसकी वैल्यू जो आएगी हमेशा 1 से 0 के बीच में आएगी, समझ रहे हो। दूसरा देखो CH2 होगा चाहे तुम्हारे पास कोई भी हो, सैचुरेटेड चेन की बात है, उसकी वैल्यू हमेशा 1 से 0 आएगी। जब भी हम बात करेंगे सैचुरेटेड प्रोटॉन्स की बात करेंगे, हम क्या बात करेंगे, सैचुरेटेड प्रोटॉन्स की बात करेंगे, ठीक है। देखो एक और मैं चीज़ बता देती हूँ, डी शील्डेड प्रोटॉन्स की रेंज उधर क्यों जाती है, उधर क्यों जाती है, डी शील्डिंग और शील्डिंग। वैसे तो मैं थोड़ा सा बता चुकी हूँ लेकिन फिर भी बता देती हूँ। जो डी शील्डिंग प्रोटॉन होते हैं, डी शील्डिंग प्रोटॉन होते हैं, थोड़ा सा उसमें ट्रिक बता। जो डी शील्डेड प्रोटॉन्स होते हैं वो उनका सिग्नल हमेशा कैसा आता है, डाउन फील्ड का सिग्नल आता है। उनका हमेशा क्या आता है, डाउन फील्ड का सिग्नल आता है। और जो तुम्हारे पास शील्डेड प्रोटॉन होते हैं, जो तुम्हारे पास क्या होते हैं, शील्डेड प्रोटॉन्स होते हैं, जो तुम्हारे पास शील्डेड प्रोटॉन्स होते हैं उनका सिग्नल हमेशा कैसा आता है, अप फील्ड का सिग्नल आता है। थोड़ी सी ट्रिक बता देती हूँ आपको, ठीक है। ये बात ध्यान से सुनो मेरी। जो भी तुम्हारे पास डी शील्डेड प्रोटॉन्स होते हैं, डी शील्डिंग या डी शील्डेड जो भी प्रोटॉन्स होते हैं उनका सिग्नल हमेशा डाउन फील्ड सिग्नल पे आता है। यानी डाउन फील्ड का उनका सिग्नल होता है, डाउन फील्ड इन द सेंस थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड से उनका सिग्नल मिल जाता है हमें, ठीक है। और जो शील्डेड प्रोटॉन्स होते हैं, शील्डेड का मतलब क्या होता है, वो प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट से शील्डेड होता है। और वो शील्ड किससे करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से। यानी प्रोटॉन के पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं पहुंच पाती है क्योंकि बीच में बैरे काम करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो वहाँ पे हमें ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करनी पड़ती है ताकि हमें सिग्नल मिल सके, ठीक है। तो हम स्केल में भी बता चुके हैं कि स्केल में जो डी शील्डिंग प्रोटॉन्स होते हैं उनकी रेंज जो होती है 4 से लेके 12-13 जो भी है, मतलब 4 से आगे आगे तक के जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं, जिनका भी केमिकल शिफ्ट जो है 4 से लेके 12 तक होता है, वो हमेशा डी शील्डिंग जोन में होते हैं। और शील्डेड प्रोटॉन्स वो होते हैं जो हमारे पास 1, 2, 3 तक होते हैं, या फिर 1, 2, 3 यानी 0 के आसपास जिनकी वैल्यू होती है, 0 के आसपास या 1, 2, 3 के आसपास जिसकी वैल्यू होती है वो हमेशा शील्डेड प्रोटॉन्स होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। स्केल के ऊपर बात करूँ, स्केल के ऊपर जिनकी 1, 2, 3 वैल्यूज होती हैं वो शील्डेड प्रोटॉन्स होते हैं। और जो डी शील्डिंग प्रोटॉन्स होते हैं जिनकी डेल्टा वैल्यू क्या होती है, हाइयर होती है। जिनकी भी डेल्टा वैल्यू यानी केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यू होती है हाइयर होती है, वो क्या होते हैं हमारे पास, डी शील्डेड प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। अब डी शील्डेड प्रोटॉन्स का मैं एक बार आपको कंसेप्ट बता देती हूँ दोबारा से। डी शील्डेड और शील्डेड का क्या कंसेप्ट है इसमें। देखो मैं चौक चेंज कर लेती हूँ। देखो जैसे हमारे पास ये कोई प्रोटॉन है, ठीक है। इस प्रोटॉन के सराउंडिंग में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस सराउंडिंग में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमें पता है हमने मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है।
दूसरा केस ले लेते हैं हम। ये हाइड्रोजन हमारे पास फ्री है, इसके सराउंडिंग में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं, ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखिए। ठीक है, आप ध्यान से देखो, शील्डिंग और डीशील्डिंग एक्सप्लेन कर रहे हो जल्दी जल्दी। ठीक है, ये हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के सराउंडिंग में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या करेंगे, इंट्रैक्शन करेंगे। अप्लाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ इंट्रैक्शन करेगा, और हमें पता है ये मैग्नेटिक फील्ड इस तक नहीं पहुंच पाएगी। हमें पता है कि जब तक प्रेसिशनल मोशन नहीं होगा, यानी जो हाइड्रोजन्स होते हैं उन हाइड्रोजन्स को जब तक मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंट्रैक्शन नहीं होगा तब तक प्रेसिशनल मोशन नहीं होगा। प्रेसिशनल मोशन नहीं होगा, प्रेसिशनल मोशन मतलब ये मोशन, सर्कुलर जो मोशन होता है वो न्यूक्लियस करना स्टार्ट करता है, दैट इज प्रेसिशनल मोशन होता है। तो प्रेसिशनल मोशन ये करना शुरू करेगा, वो तभी करेगा जब ये मैग्नेटिक फील्ड इस हाइड्रोजन से इंट्रैक्शन करेगी, यानी डायरेक्टली इसके साथ रिएक्शन करेगी, तब होगा। लेकिन बीच में इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं,